इस वीडियो में हम लोग एफडी फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैन के बारे में स्टडी करेंगे जो ड्राइव कर रहा होता है सेकेंडरी एयर सिस्टम को। एक ब्रीफ वीडियो होगा जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे, क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होता है एफडी फैन में, और टेक डेटा देखेंगे। एफडी फैन किस आरपीएम पे चल रहा होता है, एफडी फैन में लूब ऑयल प्रेशर कितना है, कंट्रोल ऑयल प्रेशर का पर्पस क्या है, ये सब वन बाय वन करके देखेंगे। और फिर फाइनली ऑपरेशनल आस्पेक्ट देखेंगे कि एफडी फैन किस तरह से ऑपरेट हो रहा होता है, ऑटो सिस्टम में इसके लिए क्या लॉजिक प्रोवाइड किया है, ये किस चीज़ का इनपुट ले रहा होता है और इसका आउटपुट क्या होता है, ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हो, ये सभी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी ईयर साइकिल का बेसिक डायग्राम दिखाया गया है। ये एफडी फैन है, 500 मेगावाट यूनिट के लिए ये जनरली एप्लीकेबल है, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट में भी इसी तरह का बेसिक डायग्राम रहेगा। सो एफडी फैन ए एंड बी, दो एफडी फैन है, दोनों रनिंग कंडीशन में रहेगा, कोई भी स्टैंड बाई में यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। ये दोनों एटमॉस्फेयर से लेगा, सक्शन लेने के बाद ये डिस्चार्ज करेगा और एक इक्वलाइजिंग लाइन से कॉमन हेडर बनाएगा, उसके बाद ये एपीएच से जाएगा। सो यहाँ पर एक एपीएच दिखाया गया है, एक्चुअल में दो एपीएच होता है। सो दो लाइन होगी, दोनों इक्वलाइजिंग लाइन के बाद दोनों डिफरेंट एपीएच ए एंड बी में क्रॉस करेगी। आगे जाने के बाद ये लेफ्ट एंड राइट साइड के विंड बॉक्स में चली जाएगी। सो यहाँ से जाने के बाद ये लेफ्ट साइड के विंड बॉक्स में जाएगी, एसएडीसी, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। और एक राइट साइड वाले विंड बॉक्स में जाएगी जो बॉयलर के राइट साइड में होगा। फ्रंट से जब देखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड कंट्रोल रूम की तरफ से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रूल। नाउ ये दोनों विंड बॉक्स में एंटर करेगा, विंड बॉक्स में ये कॉर्नर्स से चारों तरफ फायरिंग करेगा, फायर होने के बाद फर्स्ट पास में ये कंबशन में पार्टिसिपेट करेगा और फ्ल्यू गैस बनने के बाद ये सेकंड पास से होते हुए चला जाएगा, दोबारा से एपीएच में फ्ल्यू गैस के सेक्शन से पास करेगा और फाइनली ये आईडी फैन के पास चला जाएगा। सो ये एफडी फैन का डीसीएस पे जब ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरह का दिखेगा। ये डिजिटल स्केच है उसका, सिमिलर काइंड ऑफ स्केच आपको डायग्राम दिखेगा जब डीसीएस पेज में ओपन करेंगे। सो यहाँ पर ये एफडी फैन है, एफडी फैन, ये एफडी फैन ए एंड बी दोनों एक ही पेज में क्लियर दिख पाएगा। यहाँ ये मोटर दिखाया जा रहा है, एफडी फैन का मोटर है, ये उसकी बेयरिंग है और ये फैन का बेयरिंग है और ये फैन का पार्ट है। सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एफडी फैन के इस पार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट ओपन होगा, ऑफ एंड ऑन का टेम्पलेट खुलेगा, जहाँ पर ऑन करने से ये स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा, मतलब मोटर स्टार्ट होगा और वो मोटर कपल्ड रहेगा तो फैन को भी स्टार्ट करा देगा। सो यहाँ से दिखाया जा रहा है कि ये सक्शन ले रहा है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से सक्शन लेने के बाद ये इस पाथ को फॉलो करेगा, एक्सियल फ्लो करेगा, एक्सियल फ्लो करके आगे की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पर ये डिस्चार्ज गेट है, जो चेन गेट होता है, बहुत बड़ा सा डक्ट में गेट लगा रहता है चेन टाइप का। नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम देखेंगे, एक्चुअल फिगर जो रियल प्लांट में दिखता है वो किस तरह का दिखता है वो देखेंगे। ये इस गेट को क्रॉस करके आगे की तरफ जाएगा, ये ओपन कंडीशन में रहेगा, बट एफडी फैन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लोज रहता है। जैसे ही हम लोग एफडी फैन को स्टार्ट करते हैं ये ऑटो ओपन कमांड से धीरे धीरे करके ओपन होना स्टार्ट होता है। सो सिंपल है कि एटमॉस्फेयर से पिक किया और आगे की तरफ चेन गेट से डिस्चार्ज होते हुए चला गया। यहाँ पर फैन है, फैन का ब्लेड्स है जो रोटेट हो रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से एटमॉस्फेयर से सक्शन हो रहा है और डिस्चार्ज गेट के बाद प्रेशर के साथ एयर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। सो एटमॉस्फेयर से आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रखेगा और ये उसके बाद चला जाएगा डक्ट के थ्रू होते हुए फाइनली एपीएच में, जहाँ पर वो हीटिंग होगी, हीटिंग होने के बाद ये विंड बॉक्स में जाएगा। सो ये सिंपल सा सेटअप है। अब इस सेटअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे में जो दिया हुआ है दो मोटर दिख रहा है, ये एक्चुअल में लूब ऑयल पंप है, लूब ऑयल पंप ए एंड बी है, तो दोनों में से कोई एक लूब ऑयल पहले चला लेंगे उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लूब ऑयल का यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पर्पस है। एक पर्पस सभी को पता होता है लूब ऑयल पंप का, लुब्रिकेशन करना, जितने भी बेयरिंग है उसमें लुब्रिकेशन के लिए जा रहा है, और इसमें दूसरा पर्पस है कंट्रोल ऑयल का काम ये करता है। कंट्रोल ऑयल का पर्पस है कि जो फैन जो घूम रहा है उसकी जो ब्लेड्स है उसके वो एंगल को ट्विस्ट करके चेंज कर सकता है, जिसको ब्लेड पिच कहा जाता है। सो ब्लेड पिच अगर चेंज करेंगे उससे ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर एंड फ्लो को एफडी फैन के केसेस में, क्योंकि जो एफडी फैन का जो मोटर है उसकी आरपीएम कांस्टेंट होती है। आरपीएम कांस्टेंट होने के कारण हम लोग मोटर के थ्रू इसका आरपीएम वेरी करके फ्लो और प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ब्लेड पिच का यूज़ करते हैं। जो ब्लेड पिच को जो कंट्रोल करता है, उसके पोजीशन को जो कंट्रोल करता है, उस ऑयल को कहते हैं कंट्रोल ऑयल। इसका नाम ही है कंट्रोल ऑयल। सो कंट्रोल ऑयल का अपना एक प्रेशर होगा, जो कंट्रोल ऑयल का प्रेशर है वो ऑयल आ रहा है लूब ऑयल पंप से ही, और एक है एलओपी, ये लुब्रिकेशन के लिए जा रहा है सारे बेयरिंग्स में। सो ये दोनों ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल पंप से ही ड्राइव होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लुब्रिकेशन ऑयल पंप एलओपी हमेशा सर्विस में होना चाहिए। अगर ये ट्रिप करेगा तो एफडी फैन भी साथ में ट्रिप कर जाएगा। सो यहाँ पर कुछ टेक्निकल डेटा दिया हुआ है एफडी फैन का, वो भी ध्यान से देख लेते हैं। एफडी फैन मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन, इसका काम है फोर्स करके एयर को
पुश करता है फर्नेस के अंदर, जिससे पॉजिटिव ड्राफ्ट क्रिएट होता है फर्नेस के अंदर, और फिर आईडी फैन इसको बैलेंस करने के लिए सक्शन लेता है फर्नेस के अंदर से फ्लू गैस का, जिससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर के ऑप्टिमाइजेशन से हम लोग फर्नेस के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्नेस का प्रेशर कंट्रोल करके स्लाइट नेगेटिव हम लोग रखते हैं अबाउट 10 mm वाटर कॉलम। सो ये सभी बेसिक है। सेकेंड ईयर का काम क्या हो गया, कंबशन को सपोर्ट करना फर्नेस के इनसाइड। एफडी फैन एक्सियल फैन है ये इंपॉर्टेंट है कि एफडी फैन नॉर्मली एक्सियल फैन यूज़ किया जाता है। सो यहाँ एक्सियल कहने का मतलब है जहाँ से ये सक्शन ले रहा है एटमॉस्फेयर से, एयर का जो फ्लो होगा वो एक्सियल ही होगा, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसी का मतलब है एक्सियल फैन। फ्लो बेस्ड यहाँ पर कहा गया है कि एफडी फैन एक्सियल फ्लो है। सो एयर जो फ्लो करेगा ओवर द फैन वो एक्सियल डायरेक्शन में करेगा। सो अगर ये ब्लेड्स है एफडी फैन का और ये रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली लाइन होगी, जो शाफ्ट है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। सो एयर का सक्शन ये ऊपर से कर रहा है, एयर टर्न करके अंदर की तरफ आ रहा है डक्ट के थ्रू, और फिर सक्शन होने के बाद जब ब्लेड से पास करता है तो डिस्चार्ज बन जाता है और ये अलोंग दी शाफ्ट फ्लो करते हुए आगे की तरफ डक्ट में चला जाता है। सो इसका जो फ्लो है वो एक्सियल फ्लो है, इसलिए इसे एक्सियल फ्लो फैन कहा जाता है। पीए फैन भी हमारा एक्सियल फ्लो फैन होता है नॉर्मल केसेस में, और आईडी फैन है वो रेडियल फ्लो फैन होता है। सो ये कांस्टेंट स्पीड फैन है, ये इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका आरपीएम 500 मेगावाट के स्टैंडर्ड यूनिट के लिए 990 आरपीएम होता है। सो ये एक फिक्स्ड आरपीएम पे हमेशा रोटेट करते रहता है। इसलिए फ्लो को अगर हमें रेगुलेट करना है या प्रेशर को रेगुलेट करना है डिस्चार्ज के एयर के, तो हम लोगों को आरपीएम चेंज नहीं कर सकते। आरपीएम कांस्टेंट आरपीएम का मोटर लगा हुआ है, ये हमेशा 990 आरपीएम पे घूमता रहेगा। इसके लिए कोई और कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर को चेंज करना होगा, और वही पैरामीटर है ब्लेड का पिच एंगल। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, देखेंगे किस तरह से ब्लेड पिच का एंगल चेंज किया जा सकता है और उससे कैसे आरपीएम और फ्लो को, आरपीएम तो कांस्टेंट है, उससे कैसे हम लोग फ्लो को और प्रेशर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ब्लेड पिच कंट्रोल है, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आरपीएम अगर फिक्स है तो कोई और कैरेक्टरिस्टिक है जिसे चेंज करेंगे जिसके कारण फ्लो और प्रेशर चेंज हो पाएगा। सिंगल स्टेज फैन है। सिंगल स्टेज कहने का मतलब है कि इसमें जो रोटर होगा वो सिंगल होगा, एक ही बार में जितना प्रेशर इंक्रीज कराना कराएगा। एटमॉस्फेयर का अगर प्रेशर हम लोग एयर का लेंगे तो उसको कह सकते हैं 0 गेज, और जो इसके डिस्चार्ज में प्रेशर आता है वो अप्रॉक्स आता है, नॉर्मल केसेस में हम लोग 120 150 mm वाटर कॉलम। सो इतना ये प्रेशर गेन कराता है जब एक ही स्टेज में सिंगल स्टेज क्रॉस करता है, एक ब्लेड से, एक सीरीज ऑफ ब्लेड्स क्रॉस करता है, और उसके साथ सीरीज में आगे या पीछे कोई भी अदर सेट ऑफ ब्लेड्स नहीं रहता, उससे क्रॉस करता है और ये प्रेशर को इंक्रीज करा के 120 150 mm वाटर कॉलम कर देता है। सो सिंगल स्टेज है। टोटल डिस्चार्ज हेड अगर देखेंगे 400 mm वाटर कॉलम। ये टोटल डिस्चार्ज हेड से मतलब हो गया कि जब ये सिंगल स्टेज में पास कराएगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी में ये 400 mm वाटर कॉलम प्रेशर जनरेट कर पाएगा एयर फ्लो का। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है, ये सारे बेयरिंग्स के डिटेल दिए हुए हैं, ये मेंटेनेंस वाले के लिए काम देगा कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है। रेटेड वोल्टेज इसका 11 kV, ये जो चल रहा है ये मोटर 11 kV से नॉर्मली सप्लाई किया जाता है, 11 किलो वोल्ट वोल्टेज पे सप्लाई हो रहा था। और इसका अगर APC देखेंगे, ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन देखेंगे, तो ये 1.36 मेगावाट है। जो हमारा लूब ऑयल टैंक है उसमें टाइप ऑफ ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं वो IOC सर्वो जेम 3 यूज़ करते हैं, या उसके कोई इक्विवेलेंट ऑयल यूज़ करते हैं। ये उसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पे डिटेल दिया हुआ है। और कंट्रोल ऑयल प्रेशर को अबाउट 25 kg पर CMS को रखते हैं, और लूब ऑयल प्रेशर 5 kg पर CMS को रखते हैं। सो कंट्रोल ऑयल प्रेशर का काम है ब्लेड के पिच को चेंज करना, ब्लेड को बेस से रूट के पास से ट्विस्ट कर देना, जैसे कि गैप ब्लेड्स के बीच में ज़्यादा हो जाएगा और फ्लो इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए जो प्रेशर चाहिए ऑयल का, वो ऑयल का प्रेशर रहेगा 25 kg, और जो बेयरिंग के लिए लुब्रिकेशन के लिए ऑयल प्रेशर चाहिए वो 5 kg पर CM² रहेगा। सो बेसिक आइडिया जो टेक्निकल डेटा का है वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। एफडी फैन सिस्टम का की कंपोनेंट जो कि किसी भी प्लांट में दिख सकता है, 500 मेगावाट यूनिट के प्लांट में कॉमन स्टैंडर्ड यही रहेगा। ये चेन गेट है, वो डिस्चार्ज चेन गेट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ये इस तरह से इसका दोनों तरफ फ्रेम बना हुआ, और यहाँ पे ये डक्ट है। सो ये यहाँ पर दिख पा रहा है, ये जो चेन गेट है उसका स्लॉट है, और यहाँ से नीचे अंदर की तरफ एक प्लेट घुसा रहेगा इस डक्ट में, जो पूरे डिस्चार्ज को क्लोज करके क्लोज सिचुएशन में रखा हुआ है। अब जैसे ही कमांड ओपन कर देंगे ये पूरा का पूरा प्लेट इस स्लाइडर पे ऊपर की तरफ
राइज करेगा और ये धीरे धीरे करके डिस्चार्ज के पाथ को ओपन करेगा। सो ओपन कंडीशन में क्या दिखेगा आपको, ओपन कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा ये स्लाइडर और ये पूरा का पूरा जो प्लेट है, जो स्टील प्लेट है, वो बाहर निकल के आ जाएगा और डक्ट ओपन हो जाएगा। सो ये डिस्चार्ज गेट हो गया। ये एलओपी सिस्टम है, लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप सिस्टम। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो छोटा छोटा पंप लगा है, लुब्रिकेशन ऑयल पंप ए एंड बी, एक रनिंग कंडीशन में एक स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे फिल्टर लगी है, यहाँ पे लूब ऑयल टैंक है। सो ये ओवरव्यू जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर वो लूब ऑयल पंप दिख पा रहा है और टैंक पीछे की तरफ रहता है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड भी हैं, जैसे कि प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, और साथ में इस बॉक्स के अंदर प्रेशर गेज दिखेगा, जिसमें कि हम लोगों को दिखेगा एलओपी लूब ऑयल प्रेशर कितना है, कंट्रोल ऑयल प्रेशर कितना है, और डीपी डिफरेंशियल प्रेशर कितना है जो फिल्टर के अक्रॉस है, क्योंकि जब भी लूब ऑयल सिस्टम होगा तो एक फिल्टर होगा जो कि क्लीन करता रहेगा ऑयल को कंटिन्यूसली। तो उसका डीपी कितना, अगर डीपी हाई होगा तो हम लोगों को फिल्टर चेंज ओवर करना होगा, और अगर प्रेशर लो होता है तो रिसर्कुलेशन वाल्व को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एफडी फैन का ओपन केसिंग कंपोनेंट है। सो यहाँ पर दिख पा रहा है कि ये रोटर है और ये हब है, उसके अंदर ही ब्लेड्स हैं, हब के अंदर रोटर जैसा रहेगा और यही रोटेट करता है। ये उसका आउटर केसिंग है जो ओपन कंडीशन में अभी रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा, किस तरह से ब्लेड पिच फंक्शन करता है। सो एफडी फैन का ब्लेड पिच का कंपैरिजन भी यहाँ पर दिखा दिया गया क्लियर। ये पार्ट जो है वो ब्लेड है, ये एक ब्लेड है, और ऐसे करके सीरीज ऑफ ब्लेड जो है पूरे रोटर में एक सेट लगा हुआ है। नाउ ये किस तरह का है, ये एक रूट में जाकर यहाँ पर जॉइंट किया हुआ है बेयरिंग में। सो सारा एक एक ब्लेड एक एक बेयरिंग से अटैच किया हुआ है मेन रोटर में। नाउ ये बेयरिंग जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये रोटेट कर सकता है अपने रूट पे रह के। इसके रोटेशन के कारण क्या होगा, जो ब्लेड है वो अपने प्लेस पे इस एक्सिस पे रोटेट कर सकती है। सो रोटेट होने के बाद ये जब रोटेट करेगा तो ये ब्लेड का जो गैप्स है वो ओपन हो जाएगा, जिससे कि फ्लो को ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा फ्लो करने के लिए, और ब्लेड का प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है, उसके कारण जो प्रेशर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर सकती है। सो ये मिनिमम ब्लेड पिच एंगल है जो लोअर साइड में है, 3% 2% या 0 कह सकते हैं। सो ये यहाँ पर ब्लेड्स के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है, एयर को फ्लो करने के लिए पाथ भी नहीं मिल रहा, और ब्लेड की प्रोफाइल ज्योमेट्री, एरोडायनेमिक ज्योमेट्री भी कम है। और जैसे ही हम लोगों ने मैक्सिमम किया ब्लेड पिच को ट्विस्ट करके, एयर को फ्लो करने का पाथ भी ज़्यादा मिलेगा, और प्रोफाइल ज्योमेट्री इस तरह की रहती है कि एयर का प्रेशर जनरेट भी ज़्यादा होगा, सो डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। ये दो कंपैरिजन दिखाया गया जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि ब्लेड पिच किस तरह फंक्शन करता है। सो जब कभी भी ब्लेड पिच को हम लोग कमांड देते हैं तो ये जो रूट में इसका बियरिंग है जो एक एक ब्लेड को होल्ड करके रखा है, एक साथ सारे ब्लेड्स को वो टर्न करता है, ट्विस्ट कह सकते हैं। रूट से ट्विस्ट करने के कारण ब्लेड्स के गैप इंक्रीज करते हैं और प्रोफाइल की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, जिस कारण से हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इस ब्लेड को टर्न या ट्विस्ट करने के लिए एक ही साथ सारे ब्लेड्स में कमांड जाएगा। ये मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि एक साथ सारे ब्लेड को ट्विस्ट करने के लिए कमांड जाएगा, और वो ट्विस्ट कराने का काम करेगा CO, कंट्रोल ऑयल। कंट्रोल ऑयल, जो ऑयल आ रहा होगा लूब ऑयल पंप से, जिसकी प्रेशर अप्रॉक्स 25 kg पर cm² रहती है। अगर इसकी प्रेशर ड्रॉप करेगी तो उस केस में ब्लेड पिच एक्शन नहीं हो पाएगा। ब्लेड पिच को एक्शन में रखने के इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर भी लगा होता है, सिर्फ ऑयल से कंट्रोल नहीं होता। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर और कंट्रोल ऑयल दोनों मिलकर ब्लेड पिच को फंक्शन करा सकता है। ब्लेड पिच एक्शन पे एक डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाया जा सकता है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि कंट्रोल ऑयल प्रेशर और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर से मिलके इस ब्लेड के पिच को हम लोग रूट के बेयरिंग से चेंज कर सकते हैं, जिस कारण से हमारा जो फ्लो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कराया जा सकता है। एफडी फैन को फंक्शन में रखा जा सकता है कांस्टेंट आरपीएम में होने के बाद भी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट दिया गया कि एफडी फैन का स्टार्ट परमिसिव क्या क्या है। सपोज हम लोग एफडी फैन को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या परमिसिव हम लोगों को लगेगा। सो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई, मोटर वाइंडिंग की टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स 500 मेगावाट यूनिट के लिए हैं जो BHEL का है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि प्लांट टू प्लांट ये स्पेसिफिकली वेरी कर सकता है, वेरिएशन थोड़ा आसपास ही रहेगा, बट ये प्लांट में
किस तरह के लॉजिक दिए गए, कि क्या लिमिट्स दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा वेरी कर सकता है। इसे एक स्टैंडर्ड डेटा मानेंगे, स्पेसिफिक डेटा नहीं एज्यूम करेंगे। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर, जो मोटर की वाइंडिंग टेम्परेचर उसका वैल्यू लेस देन 100 होना होगा तभी स्टार्ट परमिशन मिलेगा। फ़ैन या मोटर की बेरिंग टेम्परेचर लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ैन का कंट्रोल ऑयल प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 kg/cm² होना चाहिए, जो नॉर्मल केसेस में 25 kg/cm² होता है। फ़ैन ब्लेड पिच पोजीशन मिनिमम होना चाहिए 3% होना चाहिए, जो ब्लेड पिच पोजीशन था वो मिनिमम रहना चाहिए, लेस देन 3% होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहेगा फ़ैन जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही फ्लो पुश करना चाहेगा और लोडिंग एक्स्ट्रा आ जाएगी फ़ैन पे, इसलिए उसको पहले मिनिमम कर देंगे तभी स्टार्ट परमिसिव देगा, वरना स्टार्ट परमिसिव ब्लॉक रहेगा। फ़ैन ब्लेड पिच पोजीशन कंट्रोल जो है वो मैनुअल होना चाहिए, वो ऑटो सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। ब्लेड पिच को अगर ऑटो में डालेंगे तो वो कमांड को फॉलो करेगा इनपुट के, सो जब कभी भी ऑटो में डाला रहता है तो फ़ैन का परमिसिव नहीं आएगा। फ़ैन का आउटलेट गेट क्लोज होना चाहिए, ये ऑटो ओपन जाएगा, जब हम लोग फ़ैन स्टार्ट करेंगे ये खुद ही ऑटो ओपन जाएगा और धीरे धीरे करके चेन गेट को ओपन करेगा, जिससे कि प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज साइड में स्लोली बिल्ड करे और बिल्ड करते ही गेट भी खुलता जाएगा। सो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में ये ओपन होगा। सो गेट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए फ़ैन का स्टार्ट परमिसिव के लिए। एलओपी ऑन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलओपी ऑन होना चाहिए। फ़ैन का स्विच गियर अवेलेबल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल होना चाहिए। स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब होना चाहिए, स्विच गियर कंडीशन में होना चाहिए। लूब ऑयल टैंक का लेवल नॉट मिनिमम होना चाहिए। फ्लू गैस का पाथ अवेलेबल होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लू गैस का पाथ अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एफडी फैन जो भी डिस्चार्ज करेगा वो कहीं जाकर ब्लॉकेज करेगा, जिसके कारण से हाई प्रेशर जनरेट होगा डिस्चार्ज साइड में, और वो अवॉइड करने के लिए फ्लू गैस का पाथ जब अवेलेबल होता है उसके बाद ही एफडी फैन का स्टार्ट परमिसिव मिलता है। और एफडी फैन नॉट ट्रिप कंडीशन में होना चाहिए, अगर ट्रिप कंडीशन में तो हम लोगों को उसको रीसेट करना होगा। रीसेट करते टाइम में जो भी ट्रिपिंग प्रोटेक्शन एक्ट करके रखा है वो पहले नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, तभी आप ट्रिप को रीसेट कर पाओगे और उसके बाद ही स्टार्ट परमिसिव आपको अवेलेबल होगा। इस स्लाइड में एफडी फैन का ट्रिपिंग प्रोटेक्शन दिखाया गया है कि एफडी फैन किस केसेस में ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिकली। सो पहला केस है कि एफडी फैन ऑन होगा और उसका आउटलेट डैम्पर क्लोज हो जाएगा, मतलब चेन गेट जो आउटलेट था उसको क्लोज फीडबैक चला जाएगा। सो उस केस में टाइम डिले 10 सेकेंड के टाइम डिले को सेंस करके एफडी फैन को ट्रिप करा देगा, बिकॉज अगर आउटलेट क्लोज है इसका मतलब ये हो गया कि एफडी फैन का डिस्चार्ज नहीं आगे की तरफ जा पाएगा, और उस केस में एफडी फैन प्रोटेक्शन में 10 सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगा। सेकेंड केस है बोथ एफडी फैन ऑन एंड बोथ आईडी फैन ऑन, दोनों दो एफडी फैन है और दो आईडी फैन है, दोनों रनिंग कंडीशन में है और उसमें से एक आईडी फैन ट्रिप करता है। अगर वन आईडी फैन ट्रिप कर जाता है इस केस में क्या होगा, सक्शन जो फ्लू गैस का हो रहा था फर्नेस से वो बंद हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एक्चुअल में एक आईडी फैन रनिंग रहेगा सिर्फ हाफ हो जाएगा, और फर्नेस का जो प्रेशर है वो हाईली पॉजिटिव जाने लगेगा, फर्नेस का प्रेशर काफ़ी इंक्रीज करने लगेगा। तो ये एक रिस्की कंडीशन जनरेट कर देगा, इस कारण से एफडी फैन को भी ट्रिप प्रोटेक्शन में ट्रिप करा दिया जाता है। सो लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दोनों आईडी फैन चल रहा है और दोनों एफडी फैन चल रहा है और एक आईडी फैन ट्रिप करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो एफडी फैन है वो भी ट्रिप कर जाएगा। एफडी फैन ट्रिप करेगा करस्पॉन्डिंग एफडी फैन, इसका मतलब ये होगा कि अगर आईडी फैन ए ट्रिप करता है तो उस केस में एफडी फैन ए भी ट्रिप कर जाएगा। ये ऐसा लॉजिकल प्रोटेक्शन दिया गया। इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम लोगों को हैंडल करना पड़ता है, किसी भी कारण से अगर आईडी फैन ट्रिप करता है उसका करस्पॉन्डिंग एफडी फैन भी साथ में ट्रिप कर जाएगा। नो बोथ आईडी फैन अगर ऑफ हो जाता है, किसी भी रीज़न से दोनों आईडी फैन अगर ऑफ होता है उस केस में क्या हो रहा था कि एफडी फैन भी ट्रिप कर जाता है। इससे सेकंड नंबर पॉइंट में ये ध्यान देंगे कि आईडी फैन ट्रिप लिखा गया है। आईडी फैन ट्रिप लिखने का मतलब ये है कि आईडी फैन अगर रनिंग कंडीशन में है और वो ट्रिप करता है, ट्रिप सेंस करता है, तो वो करस्पॉन्डिंग एफडी फैन को भी ट्रिप कराएगा, राइट। बट इन केस अगर हम लोगों ने आईडी फैन को ऑफ किया है खुद से, मिनिमम करने के बाद इसको ऑफ का कमांड दिया है, सो ऑफ करने के केस में एफडी फैन प्रोटेक्शन में ट्रिप नहीं करेगा, ये रनिंग रहेगा। सो अगर आईडी फैन को हम लोगों ने बाय सेल्फ ऑफ किया है, वैल्यूज़ को घटाते गए वीएफडी के वैल्यू को घटाने के बाद फाइनली हम लोगों ने इसके सोर्स ब्रेकर और चैनल ब्रेकर को ऑफ किया है, ऑफ का कमांड दिया है, और नॉर्मल केस में आईडी फैन ऑफ हो गया है, उस केस में एफडी फैन ट्रिप नहीं करेगा, एफडी फैन रनिंग ही रहेगा। बट अगर आईडी फैन ट्रिप सेंस करके खुद ही ट्रिप कर गया है, इन दैट केस ओनली एफडी फैन को वो प्रोटेक्शन में ट्रिप कराएगा। इन दोनों में डिफरेंस है, आईडी फैन का ट्रिप होना और आईडी फैन का ऑफ होना। नेक्स्ट केस में दिखाएगा बोथ आईडी फैन ऑफ, अगर आप दोनों आईडी फैन को ऑफ करते हो या ऑफ सिग्नल सेंस होता है ट्रिप करके, या फिर ऑफ से आप दोनों को ऑफ कर देते हो एक साथ में, तो उस केस में इमीडिएटली एफडी फैन भी ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट है एफ ट्रिपल एस एक्ट कर जाता है, उस केस में भी पोस्ट पर्ज में एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा।
फैन और मोटर बियरिंग के टेम्परेचर वेरी हाई हो जाएगी, ग्रेटर देन 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, तो टाइम डिले 2 सेकंड के अंदर में एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा। मोटर की वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई हो जाएगी, तो मोटर को सेफ गार्ड करने के लिए, इसके कॉइल को सेफ गार्ड करने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर 2 सेकंड के टाइम डिले में एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा। फैन और मोटर की वाइब्रेशन वेरी हाई हो जाती है। ये वैल्यूज़ वेरिएबल होती है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिफिकली कितना सेट किया गया डिज़ाइन डिपेंडिंग ऑन बियरिंग और कंडीशंस पे। सो नॉर्मल केसेस में 10 पर सेकेंड का अगर वाइब्रेशन आता है, टाइम डिले 30 सेकेंड तक अगर ये वाइब्रेशन प्रेसिस्ट करता है, उस केस में एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा। अनकमांडेड ऑफ में के केस में एफडी फैन ट्रिप करेगा, और दोनों एलओपी को अगर ऑफ सेंस करता है तो उस केस में भी इमीडिएटली एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा। एक एलओपी अगर ट्रिप करता है तो प्रोविज़न दिया गया है कि दूसरा एलओपी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। सो दोनों एलओपी का ऑफ सेंस करेगा, देन ही एफडी फैन इमीडिएटली ट्रिप करेगा। ना यहाँ पर दिया गया है एयर फ्लो का, सेकेंडरी एयर फ्लो का लॉजिक सर्किट दिया गया है, किस तरह से सेकेंडरी एयर फ्लो फंक्शन करता है। सो सेकेंडरी एयर फ्लो किस चीज़ को सेंस कर रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि सेकेंडरी एयर फ्लो का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है सेकेंडरी एयर फ्लो लेफ्ट एंड सेकेंडरी एयर फ्लो राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसमें दो वैल्यूज़ आपको दिखेगी, एक वैल्यू प्रेशर की है और एक वैल्यू टेम्परेचर की होगी। यहाँ पर एक प्रेशर का वैल्यू दिखाया गया, और जब इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो एक ओपन होगा टेम्पलेट जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज़ दिखेगी। सो ये जो प्रेशर है वो डक्ट के अंदर, जो एफडी फैन का डक्ट है जो जिसमें कि एयर फ्लो कर रहा है सेकेंडरी एयर, उसका प्रेशर है और साथ में उसका टेम्परेचर है। प्रेशर और टेम्परेचर से कैलकुलेशन किया जाता है, डक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड है, उस कैलकुलेशन के बाद फाइनल ये कंक्लूड किया जाता है कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है। सो डिस्चार्ज वैल्यू एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये डायरेक्ट डिस्चार्ज वैल्यू नहीं ले रहा, कैलकुलेटेड वैल्यू है। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए यूज़ किया गया है प्रेशर का, डक्ट के अंदर जो प्रेशर है और जो उसका टेम्परेचर है। और हमें पता है कि डक्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो फिक्स्ड रहता है। सो डिज़ाइंड पैरामीटर का यूज़ करके टोटल डिस्चार्ज वैल्यू मास पर यूनिट टाइम के टर्म में, टन पर आवर के टाइम में कैलकुलेट किया गया। सो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का एफडी फैन का फ्लो है, ये दोनों फ्लो आके आपस में समेशन हो रहा है। समेशन होने के बाद ये आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर पीए फैन का फ्लो है। ईच मिल में जो पीए फैन का जो फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, वो कितना है वो सारा कैलकुलेट किया गया। जितने मिल है उतना करस्पॉन्डिंग पीए फैन का यहाँ पर फ्लो दिखाया गया। ये सारा आगे जाके समेशन हो रहा है, समेशन होने के बाद ये इस सर्किट में चला जा रहा है। सो इधर से एफडी फैन लेफ्ट एंड राइट का टोटल फ्लो, और इधर से पूरा पीए फैन का फ्लो, सब आके समेशन हो रहा है। ये जो बना हमारा, ये टोटल एयर फ्लो बन गया। सो ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ये है टोटल सेकेंडरी एयर फ्लो, मतलब एफडी फैन का ये दोनों वैल्यू का समेशन, और उसमें पीए ऐड होने के बाद ये बन गया टोटल एयर फ्लो। सो यहाँ पर टोटल एयर फ्लो दिख पा रहा है ना। टोटल एयर फ्लो का कमांड आगे की तरफ चला जा रहा है, और जाने के बाद यहाँ से एक दूसरा कमांड आ रहा है इस डायरेक्शन से, ये कमांड आकर यहाँ पर पीआईडी में जा रहा है। ये एक्चुअल वैल्यू है, टोटल एयर फ्लो की एक्चुअल वैल्यू है, जो कि हम लोगों ने प्रेशर और टेम्परेचर से, रनिंग कंडीशन के प्रेशर एंड टेम्परेचर से निकाल कर समेशन करके टोटल कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट करके पीआईडी को दे रहे हैं। सो ये टोटल एयर फ्लो है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और इधर से जो आ रहा है, ये जो इस डायरेक्शन से आएगा, ये है रिक्वायर्ड वैल्यू, या डिमांड कह सकते हैं इसको। ये है डिमांड वैल्यू, कि इतना हम लोगों को एयर फ्लो चाहिए, और ये वाला है एक्चुअल वैल्यू। सो डिमांड वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है एयर फ्लो का, वो देखते हैं अभी। इन दोनों का कमांड पीआईडी में जाता है, पीआईडी कंपेयर करता है कि एक्चुअल एयर फ्लो और डिमांड एयर फ्लो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा उस केस में ये आगे की तरफ सिग्नल को भेजेगा और जनरेट करेगा एक आउटपुट कि एफडी फैन के ब्लेड पिच को किस पोजीशन में रखना है। इन केस अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो एफडी फैन का ब्लेड पिच के पोजीशन को जितने पे पहले से चल रहा था उतने पे ही कांस्टेंट होल्ड का कमांड दे देगा। ये दोनों एफडी फैन का ब्लेड पिच में कमांड दे रहा है। सो ये एफडी फैन ए एंड बी के ब्लेड पिच में कमांड जनरेट करके भेजता रहता है। ये कमांड भेजने के बाद वो इंक्रीज या डिक्रीज करा सकता है एक्चुअल वैल्यू को। सपोज डिमांड वैल्यू है 1800 टन पर आवर की, और एक्चुअल है 1700 टन पर आवर। उस केस में एयर फ्लो को इंक्रीज कराना है। सो पॉजिटिव डिमांड एरर निकालेगा, पॉजिटिव एरर निकाल के, ये पहले से सपोज 63% था ब्लेड पिच, सो उसको इंक्रीज कराना स्टार्ट करेगा। अप टू इंक्रीज कराएगा जब तक नहीं कि 1700 एयर फ्लो 1800 टन पर आवर का एयर फ्लो बन जाएगा। सो ये इंक्रीज करा के 63 से 64-65% करेगा, ब्लेड पिच को इंक्रीज कराता रहेगा, जिसके कारण एक्चुअल एयर फ्लो इंक्रीज करते हुए 1800 मैच करेगा, और जब मैच कर जाएगा तो ये वैल्यू को होल्ड कर देगा। सो इस लॉजिक सर्किट में हम लोग देख सकते हैं कि कमांड जा रहा है ब्लेड पिच को, दोनों एफडी फैन के
और कहाँ से आ रहा है ये एक्चुअल का कैलकुलेशन वो कर रहा है डक्ट के प्रेशर एंड टेम्परेचर से, और साथ में पीए के भी एयर को टोटल ऐड कर रहा है और फाइनल टोटल एयर एक्चुअल निकाल रहा है। और फिर एक दूसरे डायरेक्शन से जो डिमांड हो है रिक्वायर्ड डिमांड उसको कंसिडर कर रहा है और दोनों के बीच के एरर से फाइनल कमांड जनरेट कर रहा है दोनों एफडी फैन के ब्लेड पिच के लिए। सो ये जो डिमांड है वो कहाँ कैसे जनरेट करता है वो देखेंगे अब। डिमांड वैल्यू एयर फ्लो का। सो डिमांड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दो सर्किट दिया गया है। एक सर्किट है सीएमसी फ्यूल डिमांड का और दूसरा सर्किट है ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, एक्सेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है उसका। सो पहले ये वाला देखते हैं कि डिमांड सीएमसी फ्यूल डिमांड से कैसे एयर फ्लो कैलकुलेट करता है। हम लोगों को पता है कि अगर 1 केजी कोल को अगर बर्न करना है तो अप्रॉक्स 6.5 केजी एयर चाहिए होगा। 6 to 7 के बीच में टाइम्स मल्टीप्लाई टाइम्स के बीच में एयर रिक्वायर्ड होता है। सो ये कैलकुलेशन लॉजिक में इनपुट किया हुआ है, वो केमिकल इक्वेशंस उस कैलकुलेशन को करके रखा गया है। सीएमसी में जितना फ्यूल डिमांड है, सपोज अभी 285 टन पर आवर का कोल फ्लो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये एक वैल्यू जनरेट कर रहा है मल्टीपल फैक्टर से या फिर कैलकुलेशन से, केमिकल कैलकुलेशन से, कि कितना एयर फ्लो रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट कंबशन के लिए। कंप्लीट कंबशन से थोड़ा एक्सेस रखते हैं हम लोग एयर फ्लो को, सो कि कंप्लीट कंबशन हेल्दी कंडीशन में हो पाए। सो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये एक वैल्यू जनरेट करा है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं 285 टन पर आवर का कोल फ्लो है और इसका जो एफएक्स फंक्शन लगने के बाद जो वैल्यू निकला है एयर फ्लो का वो है 1743 टन पर आवर। ये एयर फ्लो सप्लाई होना चाहिए। सो यहाँ से एक डिमांड जनरेट हो रहा है कि फ्यूल के अकॉर्डिंग इतना एयर फ्लो हमें चाहिए। यहाँ दिखा दिया गया सीएमसी फ्यूल डिमांड और एक्चुअल फ्यूल इन दोनों को भी कंपेयर कर रहा है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू के लिए ये एयर फ्लो को जनरेट करेगा, उस वैल्यू के लिए ये एयर कैलकुलेट करेगा कितना एयर रिक्वायर्ड है। सो डिमांड एक्चुअल और फ्यूल इन दोनों में से कोई एक कम या ज़्यादा हो सकता है, तो मैक्सिमम को इसने कंसिडर किया और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग ये एयर फ्लो का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब यहाँ एम एस फ्लो के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन किया गया कि एम एस फ्लो अभी कितना है करंटली, उसका मतलब एम एस फ्लो डायरेक्टली लोड से लिंक है कि किस लोड पे यूनिट अभी रनिंग कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग ही एम एस फ्लो होगा। और एम एस फ्लो के अकॉर्डिंग भी एक फंक्शन क्रिएट करके यहाँ से एयर फ्लो को कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर 3 टाइप से एयर फ्लो को कैलकुलेट, बेसिकली 2 टाइप से एयर फ्लो का कैलकुलेशन किया गया। एक सीएमसी का फ्यूल डिमांड या एक्चुअल फ्यूल डिमांड, इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग कितना एयर चाहिए होगा वो कैलकुलेशन किया गया। और दूसरा लोड मतलब एम एस फ्लो के अकॉर्डिंग कितना एयर फ्लो चाहिए वो कैलकुलेट किया गया। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको ये फॉरवर्ड करेगा, हमेशा मैक्सिमम सर्किट को फॉरवर्ड करेगा ताकि एयर फ्लो कभी भी कम ना हो। सो हमेशा लीन मिक्सचर को हम लोग बर्न करने का ट्राई करेंगे बॉयलर के अंदर, रिच मिक्सचर को अवॉइड करेंगे। सो मैक्सिमम यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, इन तीनों में जो मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पर आ गया। ये डिमांड है हमारा जो फ्यूल के अकॉर्डिंग चाहिए होगा हम लोगों को इनसाइड द फर्नेस। सो इस डिमांड को हम लोग आगे की तरफ लेके जाएंगे ना। इधर से हम लोगों को ये भी पता है कि हमेशा एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हम लोग बर्न करना चाहते हैं, मतलब कि हम लोग रिच मिक्सचर को अवॉइड करते हैं और लीन मिक्सचर को बर्न करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एपीएच के इनलेट आउटलेट पे एनालाइजर लगा होता है जो ऑक्सीजन के परसेंटेज को एनालाइज कर सकता है। सो अगर ये एपीएच है, एयर प्रीहीटर है, इसमें जो फ्लू गैस इन कर रहा है ये कंबशन के बाद आ रहा है। कंबशन कंप्लीट हो गया फर्स्ट पास में और सेकेंड पास, आफ्टर कंबशन। सो फर्स्ट पास एंड सेकेंड पास कंप्लीट करने के बाद कंबशन कंप्लीट हो चुका है, कंबशन के बाद ये एपीएच में इंटर करता है। अगर यहाँ पर कोई O2 को एनालाइज कर सकता है एनालाइज़र, सो ये एनालाइज़र बता देगा कि अभी क्या ऑक्सीजन परसेंटेज कितना अवेलेबल है। और ये जो ऑक्सीजन परसेंटेज बताएगा, जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी, जो कंबशन के बाद वैल्यू आ रही है वो होगी। सपोज़ यहाँ पर रीडिंग एनालाइज़र का 0% होता है। 0% होने का मतलब है कि जितने भी ऑक्सीजन हम लोगों ने सप्लाई किया एयर के साथ वो पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है कंबशन प्रोसेस में और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और ये केस थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि फिजिकल हिंड्रेंस है, रेजिस्टेंस है, जिस कारण से कुछ पार्ट जो है अनबर्नड रह जाएगा फ्यूल को और हम लोगों का फ्यूल टोटली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। साथ में अनबर्नड कार्बन्स और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब भी फॉर्म हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज है, जो एक्स्ट्रा परसेंटेज हम लोगों के एपीएच के इनलेट पे मिल रहा है कंबशन के बाद, जो कंप्लीट कंबशन हो गया उसके बाद आफ्टर कंबशन, ये वैल्यू हम लोग चाहते हैं 3% एट लीस्ट हो। सो ये वैल्यू एक इनपुट बनता है इस पीआईडी का जो ऑक्सीजन सेट पॉइंट हो रहा है।
सो हम लोगों का एक ऑक्सीजन सेट पॉइंट है जो कैलकुलेट हो रहा है स्टीम फ्लो या लोडिंग के हिसाब से कि कितना एक्सेस ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए एपीएच इनलेट पे, वो वैल्यू जनरेट करते हैं। उस वैल्यू को हम लोग एक एक्चुअल वैल्यू और ये सेट पॉइंट देते हैं। अगर ये वैल्यू कम हो रहा है, सपोज हम लोगों का एपीएच के इनलेट पे 4% है और एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को चाहिए अभी 3%, तो ये क्या करेगा, एक कमांड जनरेट करेगा कि ऑक्सीजन एयर को ट्रिम करेगा। तो निगेटिव कमांड जनरेट करेगा कि एयर फ्लो को घटाना होगा ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का लेवल 3% पे बैक आ जाए। और इन केस एपीएच के इनलेट पे अगर ऑक्सीजन परसेंटेज लेस है तो हम लोगों को एपीएच का एयर फ्लो का वैल्यू इंक्रीज करना होगा। सो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है वो एपीएच इनलेट पे इंक्रीज किया जा सके। इन दोनों के कंपैरिजन से भी एक डिमांड जनरेट होता है। सो एक डिमांड जनरेट हो रहा है फ्यूल के साइड से, कितना फ्यूल है उससे, और एक डिमांड जनरेट हो रहा है कि एपीएच के इनलेट पे कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि कंबशन के बाद हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए उससे। इन दोनों का फाइनल वैल्यू जो डिमांड का आएगा, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा फाइनल वैल्यू बन के आगे की तरफ जाएगा, जाकर ये इंपुट करेगा एफडी फैन के पीआईडी में और इधर से एक्चुअल वैल्यू आएगी, कंपेयर करके फिर एफडी फैन फंक्शन करेगा।